हमारे शासक के जो बचे हुए प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और मतलब कुछ ही प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं इसके अंतर्गत। आज जो है वो मौर्यकालीन शासक जो है वो कंप्लीट होने वाला है, फिर मौर्योत्तर जो है वो काल को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत जो है वो 203 नंबर प्रश्नों तक देखा था हमने। आज जो है वो 204 नंबर प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मौर्य काल के शासन में आपका सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था। ताम्र एवं जो है वो चांदी का होता था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, स्पेशली जो है वो बात करें हम अगले प्रश्नों में। अगला देख सकते हैं, मौर्य शासन जो है वो व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी थे, तो सिक्कों का परीक्षक करते थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्नों में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें अगले प्रश्नों में, तो निम्नलिखित में से जो है वो किसी भारतीय विचारक ने अकाल के प्रभाव के प्रतिकार के लिए काम के बदले भोजन कार्यक्रम की बात सबसे पहले कही थी, तो स्पेशली जो है वो कौटिल्य हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। मौर्यकालीन जो है वो स्पेशली महान विद्वान विचारक कौटिल्य ने अकाल के जो है वो प्रभाव के प्रतिकार के लिए काम के बदले जो है वो भोजन कार्यक्रम की बात सबसे पहले कही थी। उन्होंने कहा था कि जब अकाल का खतरा हो तो एक अच्छे राजा को भोजन के अनुदान के साथ जो है वो किलो एवं जल कार्यों का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को देख सकते हैं यहाँ पे। शिक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मौर्य काल में आपका शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक जो है वो प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला था। ये जो है वो राइट हो जाएगा। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ का जो प्राचार्य कौटिल्य एवं चरक थे, और यहाँ जो है वो गणित, विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, ज्योतिष जैसे विषयों का अध्यापन भी किया जाता था। कौशल का राजा प्रसेनजीत भी यहाँ का जो है वो शिक्षा ग्रहण कर चुका था। बिम्बिसार के राजवैद्य जीवक ने भी जो है वो यही शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला के द्वारा मुक्त आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के लिए खुले हुए थे। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली जो है वो मौर्य काल में तक्षशिला प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन जो है वो वर्णों के लिए खुले थे, तो स्पेशली आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बुलंदीबाग प्राचीन प्रस्थान था, पाटलिपुत्रा में था, तो दैट इज़ बी जो है वो राइट हो जाएंगे। बुलंदीबाग जो है नामक प्राचीन स्थल जो है वो मगध के समीप स्थित पाटलिपुत्रा के लिए किया जाता था। यहाँ पर आपका हुए उत्खनन में कुम्हरार एवं बुलंदीबाग से पाटलिपुत्रा से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक स्थल आपका शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित है, तथा जो है चंद्रकेतुगढ़ बंगाल में स्थित है, जो महेंद्र भांडों के उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काशी उत्तराखंड के जो है वो देहरादून में स्थित है। यहाँ पर चट्टान पर एक जो है वो हाथी की आकृति खुदी हुई मिली है, जो अशोक के शिलालेख पर उत्कीर्ण है। सोपारा महाराष्ट्र प्रांत और थाना जो है जिले में स्थित है। से प्रातः एक जो है वो खंडित शिला पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्तीर्ण है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्रा का संबंध निम्नलिखित में से किन पुरातात्विक अवशेषों से है, तो कुम्हरार आपका जो है वो बुलंदीबाग से हो जाएगा, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का जो है वो नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। काशी प्रसिद्ध है, तो काशी स्पेशली अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध था, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। शोपारा कहाँ स्थित है, तो शोपारा आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, तो ए जो है वो बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो ब्राह्मी हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी जो है वो राइट हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश जो है वो ब्राह्मी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। इसी ब्राह्मी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कहते हैं। कह सकते हैं ब्राह्मी के अलावा भी अशोक ने खरोष्ठी और अरामाइक जो है वो लिपियों में अभिलेख खुदवाए थे, लेकिन ये जो है वो संख्या में कम और देश के पश्चिमोत्तर भागों में पाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से जो है वो दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम वाचन स्तंभों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि का वाचन किया था।
प्राचीन जो है वो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी हो जाएगी, तो दैट इज़ डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन किस पर जो है वो उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? स्तंभों पर हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। ब्राह्मी और आपका खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? तो स्पेशली अलेक्जेंडर जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, सीधे मातृका का अभिप्राय है, तो स्पेशली एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला से है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि में आपका द्रविड़ लिपियों को छोड़कर के शेष समस्त लिपियाँ अद्भुत है उद्भूत है, और स्पेशली जो है वो मौर्य युग में यह लिपि पूरी विकसित हो गई, और आगे चल कर के गुप्त काल में इसे आपका गुप्त ब्राह्मी कहा गया, और इसका विस्तार सुदूर एवं दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक हो गया। इसी गुप्त ब्राह्मी की जो है वो पश्चिमी शाखा की पूर्वी जो है वो उपशाखा से एक जो है विशेष लिपि सीधे मातृका अथवा जो निम्न कोणीय लिपि का विकास हुआ। उसके विकास का समय जो है लगभग 6ठी शताब्दी माना जाता है। आगे चल कर के गुप्त ब्राह्मी लिपि 3 प्रमुख यानी स्पेशली शारदा, कुटिल, नागरी लिपियों में विकसित हुई। ये तीनों लिपियाँ ही जो है वो आधुनिक भारतीय जो है वो लिपि की जननी है। यहाँ देख सकते हैं मौर्यकालीन आपका भारत को देख सकते हैं डियर, तो शुंग वंश को देखेंगे, तो शुंग वंश जो है वो मौर्य वंश के बाद आपका किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का हुआ था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र सिंह ने अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने आपका लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। यहाँ जो है वो इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक का जो है नायक अग्निमित्र शुंग वंश का राजा था। अगला देख सकते हैं कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस वंश से थे? तो उज्जैन से थे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि कालिदास लिखित जो वो मालविका अग्निपुत्रम का जो है वो नायक अग्निमित्र किस जो है वो राजवंश से थे, तो ये शुंग वंश से संबंधित थे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली, अगला देख सकते हैं पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो अयोध्या लेख में मिलती है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग 150 ईस्वी पूर्व के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेश से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे संपन्न कराने का जो है वो श्रेय पतंजलि को है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। महाभाष्य के लेखक जो है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला देख सकते हैं महाभाष्य के लेखक पतंजलि सामयिक थे, तो पुष्यमित्र शुंग से थे, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म संगत है? तो ये स्पेशली पुष्यमित्र शुंग पतंजलि से हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नामक किस राजवंश के समय में वह फले फूले? तो शुंग वंश के समय, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। शुंगों के शासन काल में अनेक विद्वान हुए। इस काल में संस्कृत भाषा की उन्नति हुई। पुष्यमित्र के राजपुरोहित पतंजलि ने इसी समय लिखी गई पाणिनि की अष्टध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा। पतंजलि का महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंगवश आया है। पतंजलि को योग के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये स्पेशली जो है वो चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किया था, बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को देख सकते हैं। फाहियान एक जो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री थे। इन्होंने भारत की यात्रा गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। यह यात्रा लगभग जो वो 399 से 414 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। इन्होंने पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना और कपिलवस्तु और लुम्बिनी जैसे बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उन्होंने उस समय भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया।
फाहियान ने आपका गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत भारत की समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के प्रसार को विस्तार से लिखा है। यहाँ देख सकते हैं पतंजलि के महाभाष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। इसमें कौटिल्य का उल्लेख है तो ये राइट नहीं है। वह व्याकरण ग्रंथ है और इसमें जो है वो ऐतिहासिक व्यक्तियों का संदर्भ केवल प्रसंगवश आया है, तो स्पेशली जो है वो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि योग के आविष्कारक है तो पतंजलि हो जाएंगे, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि सातवाहन वंश से संबंधित पुराणों में सातवाहनों को आंध्र वृत्त अथवा जो है वो आंध्र जाति कहते हैं। अगला है ऑप्शन में कि सातवाहनों को इतिहास विष्णु और भगवत पुराण में विशेष रूप से मिलता है। थर्ड है कि पुराणों में सातवाहनों के 100 से अधिक राजाओं के नाम उल्लिखित है, तो यहाँ पे आपका सत्य कथन है कि केवल एक आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ई जो है वो राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं सातवाहन इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्रवृत्त तथा आंध्र जातीय कहा गया है। यह इस ये बात का सूचक है कि जिस समय पुराणों का संकलन हो रहा था उस समय सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश में ही सीमित था। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल जो वो 30 राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने लगभग जो है वो 4 शताब्दी तक शासन किया, अतः केवल एक कथन ही सही है। अगला देख सकते हैं आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे जो है वो लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो स्पेशली आपका मत्स्य पुराण में मिलती है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। सातवाहन इतिहास के लिए जो है वो मत्स्य और वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। पुराने सातवाहनों को आंध्रवृत्त तथा जो है आंध्र जातीय कहते हैं। इसका नाम जो है वो इसका एक नाम साहित्य में शालीवाहन वंश भी मिलता है। पुराने में सातवाहन वंश की कुल जो है वो 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। मत्स्य पुराण में गौतमीपुत्र सातकर्णी को 23वें राजा माना गया है। अतः जो है सातवाहन राजाओं की सबसे जो है लंबी सूची मत्स्य पुराण में ही मिलती है। उक्त सातवाहन शासक अपने मातृ नामों से पहचाने जाते थे, किंतु उनके उत्तराधिकार पितृवंशीय थे। सातवाहनों का संबंध सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण से नहीं था, बल्कि शक जो है वो शासक रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण करवाया था। इसी तरह जो है वो सातवाहनों और शकों के बीच संघर्ष होते रहे, किंतु पुलमावी ने जो है वो रुद्रदामन को नहीं हराया था। अपितु रुद्रदामन ने ही 2 बार जो है वो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हराया था। ठीक है, अगला देख सकते हैं पुराणों में सातवाहनों को पहचान निम्नलिखित में से किस विशेष नाम से हुई है, तो आंध्र से किया गया पुराणों में, तो ई जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सा शासक मातृ नामों यानी माता नाम से प्राप्त किए गए नाम से जाने जाता है, तो ये सातवाहन थे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक मातृ नामों से जाने जाते थे, बिल्कुल फर्स्ट राइट है डियर। और अगला देख सकते हैं सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकार सामान्यतः पितृवंशीय था, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो राइट है, तो यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित कौन से जो है वो कथन सही है। सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया, तो फर्स्ट राइट है। सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और उसका जो है वो पुनर्निर्माण कराया, तो आपका सेकेंड राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सातवाहनों का पुराणों के जो है वो आंध्रों के साथ तादाद में समझा जाता है, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया, सेकंड राइट हो जाएंगे। थर्ड है सातवाहन और शक जो है दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे, तो सी राइट हो जाएगा। वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने शक जो है शासक रुद्रदामन फर्स्ट को हराया, तो आपका जो है वो डी असत्य हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। यहाँ देख सकते हैं अगला देख सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियस सी किसने लिखी थी, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, अज्ञात ने लिखी थी। यहाँ पे देख सकते हैं पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियन सी जो है लगभग 80 से 115 ईस्वी किसी अज्ञात लेखक की रचना है। संगमकालीन दक्षिण भारत के 2
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी जो है वो प्रतिष्ठान एवं जो है तगर का इसमें उल्लेख तथा प्लस का अज्ञात लेखक जो है वो प्रथम शताब्दी इसमें भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एरियन सी जो है वो नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है, तो स्पेशली व्यापार और वाणिज्य पे प्रकाश डालता है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में कथन कार्य के प्रश्न है यहाँ पे कि प्राचीन समाजों की अभिजात यानी विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो फर्स्ट राइट है। सेकेंड है सातवाहन अभिलेख प्राय एक प्रकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं जिसका अर्थ है बेटा, तो दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या आपका सही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। सातवाहन वंश का शासन जो है ईसा पूर्व प्रथम सदी में विंध्य पर्वत के दक्षिण में था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक है, शिमुक या शिप्रक मिलता है। सातवाहन इतिहास के प्रमाणिक साधन अभिलेख सिक्के और स्मारक है। सातवाहन शासकों के अभिलेख प्राय एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या जो है वह समाप्त होते हैं जिसका अर्थ बेटा होता है। अगला आप देख सकते हैं कि सातवाहनों की राजधानी बसी थी तो अमरावती थी, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। आंध्र यानी गोदावरी और आपका कृष्णा नदियों की घाटियों में शिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन वंश दोनों नामों से विख्यात है। शिमुक का राज्यकाल लगभग 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सातवाहनों की पहली जो वो राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक नगरी थी यानी आधुनिक पैठन हो जाएगा। कालांतर में सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी अमरावती बनाई। सातवाहन वंश मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक काल का सबसे जो पुराना राजवंश था। इस वंश का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी था, जिसे अपने को एक ब्राह्मण और एक वर्ण व्यवस्था का रक्षक अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, पर्वतों का स्वामी और शको यानी यवनों और पल्लवों का विनाशक कहा है। शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो सातवाहन का था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा थे तो सातवाहन थे, तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन था, तो सातवाहन थे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों किस जो सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, गौतमीपुत्र शातकर्णी हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो कथन सही है। सातवाहन काल में गौलिक या हालिक आपका राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्रामाधिकारी थे, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं सातवाहन काल में गौलिक या हालिक जो है राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाला ग्रामाधिकारी था। गौलिक या गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 आपका पैदल सैनिक होते थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। सातवाहन वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद जो वकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि वकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम थे, सेकंड भी राइट है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, तो थर्ड राइट नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि वकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। इसके पूर्वज जो है वो सातवाहनों के अधीन स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के बाद उसका सेन पुत्र जो प्रवरसेन प्रथम ने वास्तविक राज्य की स्थापना की थी, इसलिए उसे जो पहला शासक भी कहते। प्रवरसेन पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया। इस प्रकार वकाटक वंश का पहला वास्तविक शासक प्रवरसेन प्रथम था। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला देख सकते हैं ये स्पेशली जो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो
कौन सा बंदरगाह पुडुका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो एरिकामेडू हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन जो है वो सी में एरिकामेडू पुडुकू नाम से उल्लिखित है। यह आधुनिक पांडिचेरी में स्थित है। विस्तृत खुदाई में यहाँ एक रोमन बस्ती मिली है। पेरिप्लस 80 से आपको 115 ईस्वी में एक अज्ञात आपका ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ है। इसमें भारतीय जो वो बंदरगाहों और व्यापार के संबंध में जानकारी संग्रहित है। पेरिप्लस ग्रंथ में दक्षिणा पंथ के 2 महत्वपूर्ण बाजार प्रतिष्ठान एवं ये तगर का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम और कोरके थे। अगस्तिस के रोम के सिक्के अरिकामेडू से मिले हैं। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में दक्षिण पंथ में जो 2 महत्वपूर्ण आपका अंतर्राज्य बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो प्रतिष्ठान एवं तगर हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अगस्टस के जो है वो रोम के सिक्के कहाँ से मिले हैं? प्राप्त हुए तो अरिकामेडू से मिले हैं, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आपका जो है वो पतन दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित था? कावेरीपत्तनम और कोरकाई हो जाएगा, मुशीरी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड राइट है। फिर जो है वो टुंडी हो जाएंगे, तो ये राइट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने जो सिक्के के सिक्के चलवाए? तो सीसे के सिक्के जो है वो सातवाहनों ने चलवाया था, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। सातवाहनों ने स्वर्ण का जो है प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। सातवाहनों के अधिकांशतः जो है वो सिक्के शीशे के हैं। शीशे के अतिरिक्त प्रोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई। तगर जो है वो सातवाहन काल का एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। यज्ञश्री सातकर्णी ने 2 आपका मस्तूल वाले जहाज के सिक्के चलाए, जो व्यापारिक प्रगति को दर्शाता है। यहाँ स्मरणीय है कि भूमि अनुदान का प्राचीनतम साक्ष्य सातवाहनों के अभिलेख से मिलता है। भारत में आपका भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्रथम जैव शताब्दी ईस्वी में सातकर्णी जैव प्रथम की रानी नागनिका द्वारा निर्गत नानाघाट अभिलेख में है। सातवाहन अभिलेखों में उल्लिखित आपका निर्वर्तन शब्द भूमि माप से संबंधित है। अगला देख सकते हैं कि सातवाहन ने किन जैव धातुओं में अपने सिक्के डाले? शीशा, तांबा, चांदी और प्रोटीन हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? तो तगर हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो सातवाहनों के अभिलेख में मिलता है, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष जो वो दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है कि राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? यक्षी सातकर्णी हो जाएंगे, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप थी? तो निर्वर्तन हो जाएंगे, सी जो है वो राइट हो जाएगा। ईसा पूर्व प्रथम सदी में जो है वो उत्तरी दक्कन में आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई और इस वंश का संस्थापक शिमु तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की, जिससे जो कालांतर में सामंतवाद का विकास हुआ। सातवाहन राज अभिलेखों में उल्लेखित निर्वर्तन जैव शब्द भूमि माप से संबंधित है। अगला देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथ में यवनप्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो काली मिर्च में हुआ है, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। ईसा पूर्व की जो प्रथम सदी में भारत का पश्चिमी देशों में व्यापार उन्नत दशा में था और 22वीं ईस्वी में रोम स्थानीय राष्ट्रवादी यह शिकायत करते थे कि रोम पूर्व से गोल मिर्च या काले मिर्च खरीदने पर अत्यधिक खर्च कर रहा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही यमन प्रिय पड़ गया। प्लिनी ने भी काली मिर्च पर अधिक जो वो सोना खर्च करने का दुख व्यक्त करता है, यानी जो वो दुख व्यक्त करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है?
सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। फर्स्ट राइट है डियर। अगला है कि सातवाहन काल में कला के आपका लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बोथ ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मौर्य काल के पतन के बाद जो है वो दक्कन में सातवाहन वंश की सत्ता स्थापित हुई। गौतमीपुत्र का सातकर्णी ने इस वंश को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचा दिया। सातवाहन शासकों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया और सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहन शासकों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोकपाल को भी प्रोत्साहन आपका दिया, यानी लोक पक्ष को भी प्रोत्साहित किया था। अगला देख सकते हैं कि सातवाहन काल में जो है वो स्पेशली किस भाषा में राजवंश के रूप में प्रयोग किया गया था, तो प्राकृत भाषा का किया गया था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है, तो अमरावती से होती है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। आर्य का स्तंभ अमरावती स्तूप में आपका प्राप्त होती है। अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक था। आर्यक जो है वो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ पूजनीय होता है। अंध स्तूपों के प्रत्येक जो है वो द्वार तोरण के पृष्ठभाग में स्तूप से लगा हुआ एक आर्यक जो है वो मंच निर्मित किया गया था। अमरावती स्तूप के इस जो है वो आर्यक पर पतले किंतु सुंदर 5 स्तंभ हैं, जिन्हें आर्यक स्तंभ कहा जाता है। आर्यक मंच जो आंध्र स्तूपों का एक विशेष लक्षण है। प्रत्येक आर्यक मंच जो मुख्य पद की भांति एक जो विशाल यद लगाया जाता है, जिसके जो ऊपर बुद्ध या नागराज की मूर्ति अंकित की जाती थी। अगला देख सकते हैं कि प्राचीन नगर धान्यकटक का प्रतिनिधित्व है, तो अमरावती है, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो नागार्जुन कुंड हो जाएंगे। बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं परंपरा अनुसार बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन से संबंधित होने के कारण इसका नाम नागार्जुन कुंडा पड़ा। सातवाहनों के समय में यह स्थल आबाद था। सातवाहनों के बाद जो इस क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ। उन्हीं के समय में आंध्र की राजधानी अमरावती से हट करके नागार्जुन कुंडा में आई तथा इसे जो है वो विजयपुरी कहा गया। इक्ष्वाकु राजाओं ने यह जो है वो बौद्ध स्तूप तथा जो विहारों का निर्माण करवाया था। अगला देख सकते हैं स्पेशली निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजशीर अंकित करवाया था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। सातवाहन राजा आपका गौतमीपुत्र का सातकर्णी के सिक्कों पर राजशीर अंकित है। यह अंकन नहपान के ऊपर विजय के उपरांत नहपान के रजत सिक्कों के ऊपर पुनः अंकित करवाया गया था। यह परंपरा यमन के समान थी, जो जीवंत मुंड का अंकन करवाते थे। यहाँ अगला देख सकते हैं कलिंग के चेदी वंश को देखेंगे डियर यहाँ पे। चलिए अगले टॉपिक में देख लेते हैं। खारवेल की जो प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में उल्लेख है कि खारवेल ने अपने शासन के 11 वर्ष तमिल राज्यों के संग त्रामिरा देश को विनष्ट कर दिया, जो लंबे समय से खतरे का स्रोत बना हुआ था। उस समय तमिल राज्य का यह कितना पुराना था, तो तमिल राज्य में ये पुराना 113 वर्ष का था, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं चेदी वंश के राजा जो है वो खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष हाथी गुफा अभिलेख में उल्लेख किया है कि उसकी जो सेना ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर पिथुर नगर यानी मद्रास के निकट को नष्ट कर दिया था। मद्रास के निकट को नष्ट कर दिया था और आगे बढ़कर के तमिल संघ का भेदन किया। भिदती त्रमिर द संघात तथा जो है वो वेथुंड जयनगर को गधों के हल से जुतवा दिया, और इस जयनगर की पहचान मुसलिपट्टनम के जो वो निकट स्थित पिट्रूड से टॉलमी ने किया है। इस प्रकार जो वो राजा खारवेल ने 113 जो वो वर्ष पुराने तमिल जो वो देश के कठोर शासन में जनता को मुक्त किया था, यानी कठोर शासन से। अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये स्पेशली जुड़ा हुआ है हाथी लेक के साथ जुड़ा हुआ, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं मौर्य जो वो मौर्योत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी के हाथी गुफा से खारवेल का एक लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो
दुर्दशाग्रस्त है, इससे जो है वो उस अभिलेख में हमें खारवेल का जीवन परिचय मिलता है। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। यह अभिलेख नमो जो है वो अरहंतान की स्तुति से प्रारंभ होता है। यह जैन मतावलंबी था, वह जैन मतावलंबी था, जबकि जो है वो सैन्य अभियानों में संलग्न रहता था। कहते हैं कि उसने पश्चिमी दक्कन के राजा को परास्त किया था, उत्तर में राजगिरी को अपने कब्जे में कर लिया था और मगध को पराजित किया था। हाथी गुफा अभिलेख नंदों का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है। नगर निर्माण का यह प्राचीनतम अभिलेख है। हाथी गुफा का अभिलेख कीजिए, वो किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो खारवेल हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे नंदों का जो है वो उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन है, तो स्पेशली जो है वो खारवेल का हाथी जो है वो अभिलेख हो जाएगा। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है, तो स्पेशली आपका ई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलिंग के जो है वो चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का जो है वो नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। और उस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा खारवेल हुआ। खारवेल से संबंधित उदयगिरी पहाड़ी की जो है वो हाथी गुफा से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में खारवेल के बचपन, शिक्षा और राज्याभिषेक तथा शासन काल का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। खारवेल को जो है वो कलिंगाधिपति एवं महाविजय राज्य भी कहा गया है। वह जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला देख सकते हैं कि कलिंग जो है वो नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था, तो चेदी वंश से थे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित राजाओं में से आपका किसका संबंध जो है वो किसका जैन धर्म के प्रति अधिक लगाव था, तो ये खारवेल का था, सी जो है वो राइट हो जाएगा। ये हिंदी यवन को देख लेते हैं डियर। हिंदी यवन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है, तो यूनानी, शक और कुषाण हो जाएंगे, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण का सही क्रम यूनानी, शक और कुषाण है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्रयुक्त प्रथम सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तो हिंद यूनानी के द्वारा जारी किए गए, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शासकों के नाम और चित्रयुक्त सिक्के इंडो यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। मौर्योत्तर काल में भारत का जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों में इंडो यूनानी शासक था। विदेशों में इंडो यूनानी शासक था, जिसका जो है वो चर्चा नागसेन ने अपने पुस्तक मिलन पन्नों में की है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया, तो हिंद यूनानी हो जाएंगे, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पर मिलता है। हिंद यवन शासकों के बहुसंख्यक सिक्के आपका पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पश्चिमी पंजाब तथा सिंधु की निचली घाटी डेमेट्रियस की ताम्र मुद्राएं मिलती। इन पर यूनानी और खरोष्टी लिपियों में आपका लेख उत्कीर्ण है। मिलित पन्हो जो वो पाली भाषा में लिखित एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें ग्रीक राजा मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य वार्तालाप का संग्रहण है। गौतम बुद्ध, बिंबिसार और प्रसेनजीत समकालीन है। मिलित पन्हो इनका जो है वो समकालीन नहीं है। अगला देखते हैं कि भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का सबसे जो पहले प्रचलन आरंभ करने वाला था, तो हिंदी यूनानी थे, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। पंजाब, पश्चिमी पंजाब तथा जो सिंधु की निचली घाटी पर डेमेट्रियस ने अपने राज्य कायम किया था और इन प्रदेशों से इसकी जैव ताम्र मुद्राएं मिलती है। इन पर यूनानी और खरोष्टी लिपियों में लेख उत्कीर्ण है। राजस्थान के वैराट से मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। भारत में सोने के सिक्कों के प्रचलन का श्रेय मेनांडर को ही जाता है। हिंद यवन शासक स्ट्रेटो टू ने सिक्के के जेवो शीशे के सिक्के जारी किए थे। मिलन पन्नों में जेवो मिलन और नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन है।
मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद और किश बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो स्पेशली नागसेन हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, तो मिलिंद हो जाएंगे। बिम्बिसार है, गौतम बुद्ध है, प्रसेनजीत भी है, तो आपका सी जो वो राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं हर्यक वंशीय शासक बिम्बिसार ने 514 ईस्वी से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया था। मत्स्य पुराण में इसका नाम जो है वो क्षेत्रोजस दिया गया है। जैन साहित्य में इसे जो है वो श्रोणिक कहा गया है। बिम्बिसार और अजातशत्रु, कौशल, नरेश, सेनजीत तथा वत्सराज उदयन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का राजस्व प्रदान किया था तथा उनकी जो शिष्यता ग्रहण की थी। मिलिंद जो है वो इनका समकालीन नहीं था। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नों में इसकी सूचना मिलती है। मिलिंद जो है वो मौर्योत्तर काल का हिंद यवन शासक था। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था, तो बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। पर्थिया एवं जो है वो बैक्टीरिया यवन राज्य के दो प्रांत थे। एंटीयोकस द्वितीय के समय लगभग 250 ईस्वी पूर्व पर्थिया या बैक्टीरिया संतुलित हो गए और पर्थिया का नेता अक्सेसस एवं बैक्टीरिया के विद्रोह का नेता जो डायोडोटस था। अंततः एंटीओकस थर्ड के जो समय में बैक्टीरिया ने डायोडोटस के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार जो है वह बैक्टीरिया के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य ये बैक्टीरिया ही था। इसी बैक्टीरियन जेवो ग्रीक लोगों ने मौर्यों के बाद भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिकार कर लिया। अगला देख सकते हैं कि ईसा पूर्व जेवो दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो बैक्टीरिया था, तो ए जेवो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि मौर्य काल के जेवो बाद भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था, तो बैक्टीरियन ग्रीक का था, तो ए जेवो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली कि निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन था, यूनानी थे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यूनानी लोग सिंधु जो है वो नदी को इंडस कहते थे तथा आगे चल कर के उस पर बसे लोगों को इंडस आपका कहने लगे। आगे चल कर के भारत का नाम इसी नाम के आधार पर इंडिया पड़ गया। मेनांडर के 16 आपका सिक्के वैराट से प्राप्त हुए और स्टेटो द्वितीय ने आपका शीशे के सिक्के जारी किए। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो किस स्थल से इस शासक मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए, तो वैराट से प्राप्त हुए, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हिंद यवन शासक ने निम्नलिखित में से किसी हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए, तो स्टेटो 2 हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में विदिशा के पास विसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनाया, तो हेलियोडोरस ने बनाया था, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश